हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 8th पार्ट में हम जानेंगे कि फलनों का संयोजन क्या होता है। ठीक है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और इनसे संबंधित कुछ उदाहरण जिसके द्वारा हम फलनों के संयोजन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम अपना प्रारंभ करते हैं। फलनों का संयोजन मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एफ एक फलन है। ठीक है, जो ए से बी में परिभाषित है तथा जी दूसरा फलन है जो बी से सी में परिभाषित है। ये हमारे पास एफ और जी क्या है, दो फलन है। ठीक है, तब एफ और जी का जो संयोजन होगा उसको हम क्या करते हैं, गॉस द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, ये गॉस द्वारा निरूपित होता है इनका जो संयोजन होता है। तथा फलन जो गॉफ है, जैसे एफ क्या था, ए से बी में परिभाषित था और जी क्या है, बी से सी में परिभाषित है। तो इनका जो संयोजन होता है गॉफ, वो क्या होगा, वो ए से, देखो गॉफ जो होगा वो ए से सी में परिभाषित होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, गॉफ मतलब कोई अवयव अगर हम ले ले। ठीक है, ये अवयव कैसा होता है, प्रत्येक एक्स जो कि ए से संबंधित होता है। ठीक है, ये एक अवयव का कार्य करता है। तो अगर मैं गॉफ को एक्स अवयव के लिए, ठीक है, किसी एक्स अवयव के लिए देखूंगी ये कैसे परिभाषित होगा, तो इसका अर्थ क्या होता है, जी एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या है, यहाँ पर जी के लिए एक अवयव का कार्य करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स को अगर मैं देखूं तो एक्स एफ के लिए एक अवयव का कार्य कर रहा है, और गॉफ के संयोजन में जिनका संयोजन होता है एफ और जी का, गॉफ, इसके लिए एफ एक्स क्या है, जी का एक अवयव है। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है, वो ए से संबंधित है, ये एक अवयव है जो समुच्चय ए से संबंधित संबंधित है, इसके द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, समझ आ गया कि गॉफ क्या होता है। गॉफ क्या होता है, किसी अवयव एक्स के लिए इस प्रकार से परिभाषित होता है। अगर इसको हम एक आरेख द्वारा समझें, देखो ये क्या है, आपके पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है और ये एक समुच्चय सी है। जैसा कि अभी हमने देखा कि एफ फलन जो है ए से बी में परिभाषित है, तो ए से बी में एफ फलन परिभाषित है और बी से सी में जी फलन परिभाषित है। तो हमारे पास जो गॉफ होता है वो कैसे परिभाषित होता है, हमारे पास ए से सी में परिभाषित होता है। ठीक है, गॉफ ए से सी में परिभाषित होगा। तो समझ में आ गया, जैसे एफ, यहाँ पर एफ है, ये जी है, और यहाँ से जब हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पे एफ एक्स जो है वो अवयव का कार्य कर रहा है और ये गॉफ ऐसे परिभाषित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके पास क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक फलन दे रखा है। ठीक है, 2 3 4 5, और ये कैसे किसके साथ परिभाषित है, 3 4 5 9 के। ठीक है, ये एक्स है आपके पास और ये वाई है, एक्स से वाई में परिभाषित है। इसी प्रकार जी को अगर मैं देखूं तो 3 4 5 9 किसके साथ परिभाषित है, 7 11 15 के साथ में। तो ये दो फलन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, जैसे F2 है, इसका इमेज क्या बन रहा है, मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, 3 है। F3 का 4 है, F4 का और F5 ये दोनों बराबर है, और ये 5 पर इनका जो प्रतिबिंब है वो 5 है। इसी प्रकार जी का देखें, G3 और G4 किसके बराबर है, 7, मतलब इसका प्रतिबिंब 7 होगा, और G5 G9 का 11 होगा। तो हमें क्या परिभाषित करना है, हमें गॉफ ज्ञात करना है कि गॉफ क्या होगा। तो सबसे पहले एक आरेख द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है एक समुच्चय 2 3 4 5 का, और ये क्या है, एक फलन 2 3 4 5 से एक फलन 3 4 5 9 के साथ परिभाषित है। मतलब कि जैसे F2 की जो इमेज है वो 3 बन रही है, तो ये जो F है यहाँ पर एक फलन, ये 2 से इसकी इमेज क्या बन रही है, 3 बन रही है, मतलब इसका प्रतिबिंब 3 बन रहा है। इसी प्रकार 3 का 4 बन रहा है, और 4 और 5 का आपके पास 5 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं जी में देखूं तो जी में 3 और 4 का आपके पास 7 है, एक प्रतिबिंब जो है वो 7 है। 5 और 9 का 11 है। ठीक है, ये एक आरेख आपको गिवन है, आपको गॉफ क्या करना है, प्राप्त करना है, गॉफ ज्ञात करना है। तो गॉफ क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, गॉफ में 2 का प्रतिबिंब यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा।
3 का प्रतिबिंब आपके पास क्या आएगा? 3 का प्रतिबिंब भी आपके पास क्यों 3 का 4 पर जा रहा है, 4 का 7 पे, तो 3 का 7 होगा। 4 का क्या है? 4 का 5 पर और 5 का 11 पर, तो 4 का 11 होगा। ठीक है, 5 का भी 5 पर जा रहा है और 5 का फिर 11 जा रहा है। ठीक है, तो 5 का प्रतिबिंब 11 होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे गॉफ 2, दो यहाँ पर क्या है? एक अवयव है, इसके लिए F2 जी क्या है? यहाँ पर F2 क्या है? जी के लिए एक अवयव होगा। और F2 का मान हमें क्या दे रखा है? F2 का प्रतिबिंब यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। और G3 का कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया 7। इसी प्रकार 3 के लिए F3 का 4 है, और 4 पर G4 का मान जो है वो आपका 7 आ रहा है, तो ये भी 7 हो गया। गॉफ 4 के लिए देखेंगे तो गॉफ 4 में F4 क्या है? G के लिए एक अवयव। अब देखो F4 का प्रतिबिंब यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 आ गया। और G5 का क्या आ रहा है? आपका 11 आ रहा है, तो ये मान क्या आ गया? 11 आ गया। इसी प्रकार 5 के लिए देखेंगे तो जी F5 का मान क्या है? यहाँ पर 5 है, तो G5 आ गया। और 5 के लिए देखो G में 5 का प्रतिबिंब जो है वो 11 है, तो यहाँ पर भी 11 आ गया। तो इस प्रकार हम क्या है? एक आरेख द्वारा बहुत आसानी से किसी भी फलनों का संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है हमारे पास। F जो है एक फलन F है जो R से R में परिभाषित है, और G जो है वो भी R से R में। R मतलब कि यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है। ठीक है, और fx को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि fx बराबर है cos x, और gx क्या है? 3x स्क्वायर। ठीक है, ये दो फलन इस प्रकार से परिभाषित हैं, तो आपको गॉफ और फोग ज्ञात करना है, और ये भी सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले गॉफ देखो। गॉफ में अगर मैं किसी अवयव x के लिए देखूं, तो fx क्या है? g के लिए एक अवयव का कार्य करेगा। और fx हमें कैसे परिभाषित है? cos x, तो यहाँ पर cos x आ गया। और gx क्या है? 3x स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर x का मान cos x है, तो क्या आ जाएगा? 3 cos x स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर x। तो गॉफ हमें क्या मिल गया? किसी अवयव x के लिए 3 cos स्क्वायर x। इसी प्रकार हम फोग ज्ञात करेंगे। फोग में भी यहाँ पे देखो, फोग में f के लिए gx एक अवयव का कार्य कर रहा है। ठीक है, और gx का मान हमारे पास क्या है? 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर। और क्योंकि देखो fx है cos x, और x का मान यहाँ पर क्या है? 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos x, और x का मान क्या है? 3x स्क्वायर, तो cos 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमें फॉग मिल गया, ये हमें गॉफ मिल गया। यहाँ पर हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि गॉफ जो है वो फॉग के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक फलन दे रखा है fx। ठीक है, यदि आपके पास एक फलन है fx, वो किसके बराबर है? 3x + 4/5x - 7। ठीक है, ये द्वारा परिभाषित फलन जो f है, देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? एक प्रांत दे रखी है। ठीक है, प्रांत और सह प्रांत दे रखे हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास r क्या होता है? एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये जो फलन परिभाषित किया गया है, ये क्या है? ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, परंतु उसमें 7/5 हम नहीं रख सकते हैं, मतलब ये प्रांत में नहीं है। ठीक है, ये मान हम नहीं रख सकते हैं अपने फलन में। ओके, इसी और इससे प्राप्त जो हमें y मतलब प्रतिबिंब समुच्चय मिलता है, वो भी एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, परंतु उसमें 3/5 नहीं है। मतलब प्रांत में हमारे पास 7/5 नहीं है, और सह प्रांत में आपके पास 3/5 नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि 7/5 अगर आप यहाँ पर रखोगे तो ये क्या है? आपको 0 मिल जाएगा, और अगर ये 0 मिला तो हमारे पास फलन कैसा आ जाएगा? जो परिभाषित नहीं होगा। तो ये क्या है? संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका मान नहीं रखा जा सकता, इसको हटा दिया गया है। इसी प्रकार gx आपको दे रखा है 7x + 4/5x - 3। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन है, और इसमें भी आपको कैसे दिया गया है? जो प्रांत है उसमें 3/5 नहीं है, और सह प्रांत में 7/5 नहीं है। मतलब कि आपको क्या, ये आपको डोमेन और कोडोमेन दे रखा है। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से ये
परिभाषित है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 3/5 नहीं होगा, और उससे प्राप्त जो प्रतिबिंब का समुच्चय होता है उसमें 7/5 नहीं है, बाकी वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषित फलन प्रदत्त है। तो सिद्ध करना है कि फॉग जो है वो आई क्या होता है, एक तत्समक फलन होता है। ठीक है, तो तत्समक फलन दे रखा है आपको। अब देखो यहाँ पर ए लिखा है, ये ए कहाँ से आया, क्योंकि जो ये आपका फलन जो आपको दिया गया है, ये जो परिभाषित फलन है, ये क्या है, ये ए होता है, और इससे उसका जो प्रतिबिंब समुच्चय होता है ये आपका बी होता है। मतलब आपका जो फलन परिभाषित है वो ए से बी में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फॉग जो है आई ए होगा, मतलब कि तत्समक फलन होगा, और गॉफ जो है वो आई पी होगा। ठीक है, ये भी एक तत्समक फलन है। इस प्रकार, और हमें क्या बताना है कि आई ए एक्स जो है वो एक्स के बराबर है, जहां पर प्रत्येक एक्स जो है वो ए से संबंधित है, और आई बी एक्स भी एक्स के बराबर होगा, और यहाँ पर जो एक्स होगा वो बी से संबंधित होगा। ठीक है, जहां ए बराबर r-3/5 और बी बराबर r-7/5 है। तो आपको क्या बताना है कि आई ए तथा आई बी को क्रमशः समुच्चय ए तथा समुच्चय बी पर क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। तो कैसे, सबसे पहले आप गॉफ प्राप्त करोगे। ठीक है, गॉफ कैसे निकालेंगे, जैसे आपने अभी देखा कि गॉफ प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी अवयव एक्स के लिए अगर हम देख रहे हैं तो एफ एक्स क्या होगा, जी के लिए एक अवयव का कार्य करेगा। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, फलन किस प्रकार परिभाषित है, 3x + 4/5x-7, तो यहाँ पर इसका मान रख दिया। अब देखो जी एक्स, अब जी एक्स कैसे, यहाँ पर ये मान जी एक्स का है, तो क्योंकि x का मान यहाँ पर ये है, तो जिस जिस जगह पर x है आप वहां पर ये मान रखोगे, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, 7 x की जगह पर ये आ गया, +4 5 x की जगह पर फिर से यही रखा, एंड -3। ठीक है, अब हम इसको जब क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, मतलब इसको हल कर रहे हैं, तो क्या आप सबसे पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हो और उसके द्वारा इसको हल करोगे। जैसे 7 का गुना आप 3 के साथ कर रहे हो तो 7 या 21 होता है। ठीक है, 7 की 4 के साथ करोगे तो 7 चौ 28 होगा। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर इसका हम लघुत्तम समावर्तक ले रहे हैं, तो इसकी गुना इसके साथ होगा, तो ये आ गया 20x माइनस 7 चौ 28 आ। ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान दिया, 15x प्लस 5 चौक 20, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो 20 आ गया, माइनस 5 या 15x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 7 या 21 मिल गया आपको। अब देखो, क्योंकि ये 5x - 7 बराबर थे, एक जैसे थे, तो ये कट जाते हैं, तो आपके पास ये आ गया। यहाँ से क्योंकि ये दो संख्याएं विपरीत साइन के साथ में है आपके साथ, ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाती है, और यहाँ पर आपके पास आ गया 41x। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 15x कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 41, तो इससे आप कट करोगे तो x मिल गया। इसी प्रकार आपने क्या फाइंड करा, फोग। फोग में भी जी एक्स क्या है, आपके लिए अवयव का कार्य कर रहा है, और जी एक्स का मान आपके पास ये है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो जी एक्स आपको दे रखा है, वहां पर एक्स के स्थान पर आप ये मान रखोगे। जब आपने ये मान रखा तो आपको उसी प्रकार, जैसे अभी हमने गॉफ को हल किया था, उसी प्रकार आपने फॉग को हल करा, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, हल करने पर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। ठीक है, अब देखो हमें क्या सिद्ध करना था कि जो आपके पास, देखो, गॉफ फॉग जो है आई ए आना चाहिए, गॉफ आपके पास आई बी आना चाहिए, और ये आई ए एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अगर एक्स आ रहा है मतलब ये आई ए है, और अगर बी आई बी एक्स, मतलब यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, मतलब ये आई बी एक्स के बराबर है। तो दोनों मान क्योंकि हमारे एक्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि गॉफ आई बी के बराबर होगा और फॉग आई ए के बराबर होगा। तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसी से संबंधित और उदाहरण, जैसे 18, 19, 20 और 21, 22। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।